ओके, अब सो पर्सनल कंट्रोल का यही जो है हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, और इसकी लिमिटेशन का कहा कि फेवरेटिज्म का आ जाता है। फिर इसका ये होता है कि मैनेजर स्पेंड, जो मैनेजर का ज़्यादातर वक्त जो होता है वो क्या होता है, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग हिज एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो उसके पास जो क्रिटिकल डिसीजन लेने होते हैं उसके पास उतना वो टाइम नहीं बचता, ठीक है। तो और दूसरा ये हो कि ज़्यादा एक्सेस में जब आप किसी एम्प्लॉयज़ को जज करना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वो डीमोटिवेट होते हैं। ओके, देन है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। अब ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थ्रू अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर, कि आपने हर चीज़ प्री डिफाइन कर दी है, ठीक है। वट यू हैव मतलब जो डूज और डोंट्स है ना एम्प्लॉयज़ को, आपने क्लियरली उनको बता दिया है कि उन्होंने क्या करना है करने के लिए, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, द ग्रेटर, अब ये जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, ये बेसिकली एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर जो था, was the first to describe the nature of the bureaucratic controls. उसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, bureaucratic controls rely on prescribing what individuals or unit can and cannot do. This is on establishing bureaucratic standards, ठीक है। अच्छा, अब इसको कहते हैं कि बेसिकली हमने जो आप लोगों को याद है कि हमने फर्स्ट जो था हमारा चैप्टर मैनेजमेंट का, हमने मैनेजमेंट की हायरार्की देखी थी, ठीक है। यानी टॉप पे टॉप मैनेजमेंट थी, फर्स्ट जो उसका वो था बार था हायरार्की का, लास्ट पे जो था, आपको याद है ना, वो बेसिकली जो था वो इस जी तरह मैम। की, जो मैक्स वेबर था वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का जो उसका सपोर्टर था, मतलब उसके ख्याल में कि हर मतलब जो बाउंड्री है उसकी, हर जो रोल है उसमें क्लियरली उसके मतलब जो उसके डूज और डोंट्स है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, व्हाट यू कैन डू व्हाट यू कांट डू। और फिर उसके बाद एक्सटेंसिव जो था कि हर एक का अपना गोल है, मिडल मैनेजमेंट का अलग गोल है, टॉप मैनेजमेंट का अपना गोल है, मीन्स गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन करेक्टर थे। फिर उसमें क्या था, हायरार्कीज बनी हुई थी, टॉप की, मिडल की, फर्स्ट लाइन की, ठीक है। और फिर डिवीजन ऑफ लेबर, के जो फर्स्ट लाइन में वो सारे लेबर्स ही होंगे, ठीक है, जो मशीन्स पर काम करते हैं वो लोग, हर एक की जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियरली उनको पता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, ये आप कह लें कि कुछ पार्ट में ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो हो सकता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन जो है ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसको फॉलो करती हैं, लेकिन जो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल उस सिचुएशन में फिजिबल है व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन अ स्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतने नहीं होते, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में, उसके लिए तो ये ठीक है। लेकिन अगर मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस तरह से, जैसे आपकी सेलुलर कंपनी है, तो आपकी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो उतना, तो वो जो है वो सूट नहीं करेगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसको फॉलो करती हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ एस्पेक्ट्स जो है ना वो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल या ब्यूरोक्रेटिक उसके अप्रोच के थ्रू चलाएं, जैसे आपका बजट और कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है जैसे बजट्स का, उसमें क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट होती है, वो ही सारे बजट्स को देख रही होती हैं, ठीक है। कि जो सब यूनिट्स में जो सारा होता है वो उसको देख रही होती है, कि रिसर्च और जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसको कितना बजट देना है, ठीक है, कमिंग ईयर्स में। और फिर रिसर्च में जो है उन्होंने न्यू प्रोडक्ट पे कितना खर्च करना है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उस पर वो उनको कितनी स्पेंडिंग करनी है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इस तरह के मतलब कुछ एस्पेक्ट्स में जो है वो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को फॉलो करती हैं, ठीक है। समझ आती थी ये चीज़, जी मैम। ठीक है। यानी कुछ डिसीज अभी भी वो हैं जो कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स के थ्रू ही वो होते हैं, जिसमें स्पेशली आपके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कितना बजट किस डिपार्टमेंट को देना है, दीज ऑल डिसीजंस आर मेड बाय एट द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं किस स्टूडेंट को रिसर्च और डेवलपमेंट को कितना देना, प्रोडक्शन को कितना देना, मार्केटिंग को कितना देना। तो इस तरह के बजट रिलेटेड जो सारे डिसीजन होते हैं वो हेड क्वार्टर ही डिसाइड करता है, अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल कंपनी भी हो तो, ठीक हो गया। ओके, देन है आपका आउटपुट कंट्रोल। फिर एक और अप्रोच है, वो आउटपुट कंट्रोल अप्रोच के नाम से है, सेटिंग गोल्स फॉर यूनिट और इंडिविजुअल्स टू अचीव एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट दोज गोल्स, ठीक है। आउटपुट कंट्रोल्स कैन बी यूज्ड व्हेन मैनेजर कैन आइडेंटिफाई टास्क दैट आर कंप्लीट इन themselves in the sense of having a measurable output or criterion of overall achievement that is visible, कि आपने एक सर्टन आउटपुट बता देते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी जिसके अकॉर्डिंग आप जो है परफॉर्मेंस मीट कर रहे हैं,
कि आपने स्टैंडर्ड बना दी कि आपने, जैसे हमने शुरू में एग्जांपल डिस्कस की थी ना वो प्रोडक्शन यूनिट वाली, कि आपने इतने जब हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बना दिया कि उन्होंने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, आपने कहा कि जो यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर यूनिट होते हैं ना, कि वो इतने 100 बंडल्स की पैकेजिंग करेगा, ठीक है, आपने ये आउटपुट कंट्रोल है। अब उसमें 6 लोग हैं, अब वो आपने बता दिया कि पर डे वो 100 यूनिट्स जो है ना उनकी पैकेजिंग करेगा, यानी उसके ऊपर जो पैकेज लगाते हैं ना वो करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली आउटपुट कंट्रोल है कि आपने आउटपुट स्पेसिफाई कर दिए जो कि क्लियरली विजिबल भी होगा कि 100 को उसने किया या नहीं किया, ठीक हो गया। द ग्रेट virtue of output control is that they facilitate decentralization and give individual manager within unit much greater autonomy then either personal control or bureaucratic control। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जब आउटपुट कंट्रोल आप कर देते हैं, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि हर एक को, मतलब आपने टास्क दे दिया है वो उसको अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, उसका उसको कोई कंटिन्यूसली, जैसे हमने पर्सनल कंट्रोल में देखा था, एक बंदा जा रहा है बस उसको उनको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जो खुद ही इंटरप्रिटेशन उनकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इस तरह से नहीं है। आपने उनको एक टास्क दे दिया है, गोल दे दिया है, ठीक है, उनका उनकी जो परफॉर्मेंस मेरी किस पर होगी, जब वो शाम के टाइम, जब उनका वो मतलब क्लोजिंग टाइम होगा, देखा जाएगा कि उन्होंने 100 मिनट्स की पैकेजिंग या 50 की, जो उनका गोल था, चलिए 50 का होगा, पैकेजिंग की या नहीं की, ठीक हो गया। अच्छा, द ग्रेट virtue ऑफ आउटपुट कंट्रोल इज दैट दे फैसिलिटेट, ये हमने पढ़ लिया कि डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, हर एक का उसके हमने किस तरह से काम करने की वो अपने उससे करेंगे, ठीक है, और जो सही होगा कि उनको ऑटोनॉमी भी होगी कि कितने टाइम में उन्होंने रेस्ट करना और कितने टाइम में किस किस टाइम में उन्होंने रेस्ट करना है, किस किस टाइम में ब्रेक्स चाहिए होंगी, और उस ब्रेक के दौरान बाद में अपना वो काम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक परफॉर्मेंस एम्बिग्विटी का आ जाता है a situation that occurs when the link between cause and effects is ambiguous। अच्छा, ये तब होता है जब चलिए इसको थोड़ा सा ज़रा ना हम पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि उससे फिर ये होगा कि आपको थोड़ा सा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने रिसर्च और जो आपका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मकसद क्या होता है कि एक तो न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना, ठीक है, जो या जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्ट में, फीचर्स जो हैं वो इम्प्रूव करना, या फिर कि दे वर्क हाउ यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर क्वालिटी जो है, ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, इस पर सारा काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रिसर्च जो डिपार्टमेंट आपकी होता है, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, हम कट रही है। अब देखिए, अच्छा, तो हम आउटपुट कंट्रोल को डिस्कस कर रहे थे। आउटपुट कंट्रोल का बेसिकली ये है कि इसमें जो हर यूनिट का गोल जो है ना, बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है हर दूसरे यूनिट के गोल पर, यानी जो हर यूनिट के गोल जो हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का। अब आपने कहा कि आपकी फर्म में, जैसे मैं डेल के एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं, कि हमने प्रॉफिटेबल रहना है, ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डेल कंपनी, उन्होंने अपने हर एम्प्लॉयज़ को, हर डिपार्टमेंट को एजुकेट किया है, सोचने कि दे वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ग्रोथ, ठीक है। अब उसमें क्या है बेसिकली, अब जो हर डिपार्टमेंट का गोल होगा दूसरे डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करने में, एक आप कह लें कंट्रीब्यूट करेगा या बेसिस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिटेबल कब होगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी क्या कहते हैं, कॉस्ट को मैम कम से आवाज कम नहीं आ करेगा। रही। आवाज क्यों मैम नहीं? आवाज कट रही है आपकी। अब आवाज आ रही है मेरी? मैम कट रही है बहुत ज्यादा। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आउटपुट कंट्रोल का। हमने कहा कि आउटपुट कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है कि हर द गोल असाइन टू यूनिट्स डिपेंड ऑन दी अदर रोल इन द फर्म, के हर डिपार्टमेंट का रोल जो है, गोल है, वो बेसिस प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए, फर्म का गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। हर डिपार्टमेंट, अब उनके गोल जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे हमने कहा कि डेल की एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि वो प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट ग्रोथ चाहते थे,
तो उन्होंने एजुकेट किया था हर किसको, अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हर लोगों को, हर डिपार्टमेंट को। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, ही द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल मिनिमाइज इट्स कॉस्ट, ठीक है। उसके साथ उन्होंने कहा कि उनकी क्वालिटी भी वो अच्छी चाहती हैं, दे विल दे विल दे विल डिपेंड, अच्छा अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपेंड कर रहा है, दे विल डिपेंड अपॉन द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो कि परचेज करता है सारे, ठीक है, जो रॉ मटेरियल परचेज करता है। मैन्युफैक्चरिंग के भी दो होते हैं ना, एक जो होता है परचेज करता है सारा रॉ मटेरियल, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको वो सप्लाईज देता है और देन वो उसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड्स में, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करेगा। अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल तब करेगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उनको अवेलेबल करेंगे। अब जो मार्केटिंग का गोल है किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोल किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी गोल अचीवमेंट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट पर। और जो वो उसके फीचर्स बनाने हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर इटसेल्फ डिपेंड कर रहे हैं। कैसे डिपेंड कर रहे हैं कि जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है बेसिकली वही आपको जो है ना गाइड करता है ना, कि वही कस्टमर की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके फीचर्स बताता है कि इन फीचर्स की जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अच्छा अब जो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस एम्बिग्विटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिचुएशन दैट अकर्स। अच्छा आपने ये जो मैंने एग्जांपल समझाई आपको समझ आई सारी? जी मैम आ गई है। अच्छा अब जो परफॉर्मेंस ये उससे रिलेट कर रही है परफॉर्मेंस एम्बिग्विटी का कॉन्सेप्ट, का सिचुएशन दैट अकर्स व्हेन द लिंक बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज एम्बिगुअस। अब इन केस के कोई प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो है वो तैयार नहीं होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा हमें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जब हम सेल्स डिक्लाइन की वजह पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो है वो ठीक से हमें प्रोडक्ट टाइमली बनाकर नहीं दी जितनी हमें बल्क में चाहिए थी, ठीक है। या वो कहेंगे कि हमें जो है ना अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी जो हमें प्रोडक्ट मिली वो अच्छी क्वालिटी नहीं थी, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ये कहेंगे। अब मार्केटिंग डिपार्ट जब वो जो सीनियर मैनेजर होंगे इसकी जो रीज़न पूछेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो वो कहेंगे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया, या वो ये कहेंगे जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट था, उन्होंने हमें इंफीरियर क्वालिटी का जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल किया। तो क्या हो गया, एम्बिगुअस आ गया ना, एम्बिगुइटी आ गई, यानी कि मतलब एक गैर यकीनी सूरत हाल या कहें गैर वाज़ेह सूरत हाल आ गई जिसमें कोई भी परफॉर्मेंस के लिए या पुअर परफॉर्मेंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहा क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड था, हर एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। सो दैट सिचुएशन कॉल परफॉर्मेंस एम्बिगुइटी, ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस के कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता, ठीक है। ओके देन आपका है ये आपको क्लियर हो गया, ये जो पिछला जो मैंने पढ़ाया है आउटपुट कंट्रोल जी वाला। मैम। Okay, then we cultural control regulating behavior by socializing employees so that they internalize the values and assumptions of an organization and act in a manner that is consistent with them. कि आप बेसिकली क्या करते हैं कि एक कल्चर ऐसा बना देते हैं जिसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अपने सीनियर्स को देखकर वो देखते हैं कि सीनियर्स तो बैठते नहीं, वो तो अपना काम करते हैं, तो जो जूनियर्स होते हैं वो भी उसी तरह से हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, वो भी उसी तरह से परसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आपने मतलब कल्चर इस तरह से बना दिया जहाँ पे हर बंदा काम कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन। दूसरा सेल्फ कंट्रोल अकर्स व्हेन एम्प्लॉयज रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर सो दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी आप इसे कह लें जो ये जो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है लिंक्ड, ठीक है, आप इसको कह लें कि लिंक है, इट इज लिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि आपने एक बंदे को जो गोल असाइन कर लिया है कि वो अपने उसको मतलब आपने बता दिया कि इफ़ यू विल फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट इफ़ यू विल सेल 10 आइटम्स पर डे देन यू विल गिव रिवॉर्ड और देन यू विल गेट सैलरी, ठीक है। अब उसको किसी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, वो लाजमी उसको पता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे फायर कर दिया जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। कि आपने उसका एक गोल सेट कर दिया कि आपने ये करना है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक बंदे का अगर मशीन पे काम कर रहा है आपने बता दी कि इतने यूनिट तो मशीन से निकालोगे, ठीक है। ऑल्दो कल्चरल कंट्रोल कैन मिटिगेट द नीड फॉर द अदर कंट्रोल्स,
ठीक है, मिटिगेट मतलब इंक्रीज कर देता है, और ये यहाँ पे नेसेसरी होता है, देयर बाय रिड्यूसिंग मॉनिटरिंग कॉस्ट, इट इज नॉट यूनिवर्सली बेनिफिशियल। वो कहते हैं कि कल्चरल कंट्रोल, ये जो वो कंट्रीज जहाँ पे अवेयरनेस है, जहाँ पे लोगों को पता है कि उन्होंने काम करना है, जो द पीपल हु डू वर्क एज अ वर्शिप, यानी वो काम को इबादत समझ के करते हैं, उनके लिए तो ये ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सली ये जो है आपका मतलब ये अप्रोच जो है वो वर्क, इट विल नॉट वर्क वेल, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे काम, हमने थ्योरी एक्स और वाई पढ़ी थी ना, कुछ जो लोग होते हैं जो कि थ्योरी एक्स से बिलोंग करते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट देम वर्क डन, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद देम, कि अगर आप चाहते हैं कि वो काम करें तो अपना जो उन्हें असाइन किया उसको कंप्लीट करें, तो आपको उनके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ठीक है, अगर आप नहीं स्ट्रिक्ट होंगे तो वो आप अपना जो है वो कोई भी टास्क से कंप्लीट नहीं करा सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो है सेल्फ कंट्रोल का माइक्रोस्कोप, अगर आप इस बुक में थोड़ा सा ना आप इसको पढ़ लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल है, वहाँ पे उन्होंने कल्चरल कंट्रोल मतलब एक बना दी वहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल सेल्फ कंट्रोल में भी कल्चरल कंट्रोल में भी, कि उन्होंने कल्चर ऐसा बनाया हुआ है कि मैं आपको थोड़ा सा इसको फटाफट ओवरव्यू दे देती हूँ, कि उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर जो है उन्होंने लॉन्ग आवर्स वर्क करना वहाँ पे मतलब कोई नई बात नहीं है, फिर आपको लॉन्गर जो आवर आप काम कर रहे हैं उसकी सैलरी एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब और फिर ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लेकर आनी है। ठीक है, न्यू चीज़ों पर काम करना, फिर आपको टेक्निकली ब्रिलियंसी या प्रोफिशंसी आपके अंदर हो। ठीक है, और अगर आपको एक टास्क असाइन कर दिया गया है तो आपने वो टास्क कंप्लीट करना है। ये इस मतलब जो डेडलाइन दे दी गई है आपको, उस डेडलाइन को हर सूरत में वो जो है मीट करना, चाहे उसके लिए आपको लॉन्ग आवर्स क्यों ना काम करना पड़े, यहाँ पे वो क्या होता है ओवर टाइम क्यों ना काम करना पड़े। ठीक है, तो उसके फिर बहुत सारे लास्ट सूट्स भी हुए थे, तो ये एक जनरली एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं है। ठीक है, दैन इंसेंटिव्स है डिवाइसेस यूज टू इंकरेज एंड रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय बिहेवियर। इंसेंटिव्स आपको पता है जैसे सैलरी बोनसेस वगैरह, सैलरी तो आप देते ही, इंसेंटिव्स में आपके बोनसेस आ गया, फिर जो इंक्रीमेंटल वगैरह लगाते हैं या दूसरे बेनिफिट आप देते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। मैनी एम्प्लॉयज रिसीव इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ एनुअल बोनस पे। ठीक है, जो आपको उस साल पे आप उन्हें देते हैं। द आइडिया इज दैट गिविंग एम्प्लॉयज इंसेंटिव्स टू वर्क प्रोडक्टिविटी कट्स द नीड ऑफ अदर कंट्रोल मैकेनिज्म। जब आप मतलब ये इंसेंटिव का इसमें भी है कि जब उन्हें पता होता है कि एक्स्ट्रा काम करने पर मैं इतना मतलब आपने जब अगर आप उनके टास्क कंप्लीट एम्प्लॉय नो दे विल गेट रिवॉर्ड आफ्टर दी टास्क कंप्लीशन एफिशिएंटली, तो फिर उनको एक अलग से कंट्रोल की, उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाने की, उनको सुपरवाइजर करने की आज कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि फिर हर बंदा काम करता है। The idea is that giving employees incentive to work productivity, ये बढ़िया अच्छा, controls through incentives is designed to facilitate self-control. Employees regulate their own behavior in a manner consistent with the organization goal to maximize their chance of earning and incentive based पे। अच्छा, कभी आपने अगर आप लोगों को कभी इत्तेफाक हुआ हो, ये जो स्मॉल ये जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा ओवर उस पे, अच्छा जो उनके 8 आवर्स वर्क के होते हैं वो तो करते ही करते हैं, वो ओवर टाइम भी करते हैं। ठीक है, ओवर टाइम में भी बड़ा इनको क्या होता है कि मतलब वो होता है ना कि दे विल गेट पेड फॉर देयर एक्स्ट्रा आवर्स, कि ज़्यादा उन्हें पे किया मतलब उसकी मिलेगी। ठीक है, वो बड़ा फिर एफिशिएंटली उसमें काम करते हैं, जितने टास्क उनको दे दिए जाते हैं, जितने उनको कह दिया आपने प्रोडक्शन यूनिट बनाने, तो वो उतने बनाते हैं। ठीक है, तो अलग से वो जो है वो कंट्रोल की वो नहीं होती, कि बता भी रहते हैं कि इतनी उसकी आप जैसे आप इस 5 तो आपने बनाने हैं, ठीक है, 10 की आपने पैकेजिंग करनी है, एक्स्ट्रा आप जितने करते जाओगे तो आपके पैसे बनते जाएंगे। फिर वो क्या है कि अलग से फिर उनको कंट्रोल या उनके लिए एक सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, वो खुद से फिर वो होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम करें। Then peer control occurs when employees pressure others within their team or work group to perform up or to or in excess of the expectations of the organizations। कि पेयर कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है, जिसमें आप बेसिकली पेयर कंट्रोल, जो पेयर कहते हैं कि जो आपके कोलीग्स होते हैं। ठीक है, अब उसकी कंट्रोल ये है कि आपने हर काम की टीम बना दी है और आपने कह दिया है कि परफॉर्मेंस जो होगी, जो मेजर की जाएगी, ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर नहीं की जाएगी। फिर क्या होता है कि अगर किसी मतलब उस टीम में कोई बंदा जो कम मतलब काम कर रहा होता है, या फिर जो मतलब जितने लोग दूसरे इफेक्टिव होते हैं वो उतना नहीं कर रहा होता है, तो फिर उसके जो क्या होती हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं उसको प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, कि भाई ये काम तुम्हारे जिम्मे, तुम इसको करो। ठीक है, तो फिर उस क्या होता है कि मतलब वो खुद फिर जो है वो जिसके टीम मेंबर्स होते हैं, दे विल फोर्स देम टू डू सर्टेन टास्क, और क्या होता है कि कोई भी इस तरह का बंदा नहीं होता कि वो फिर काम ना करे। सो
फिर आप लिंक कर देते हैं कि सीनियर मैनेजर्स जो होंगे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर जो होगा, इसी तरह से जैसे आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है, उसकी आपने परफॉर्मेंस मेजर कर ली कि हाँ भाई ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना अच्छे से काम हुआ है। मार्केटिंग मैनेजर की आपने से जो है वो सैलरी या उसके बोनसेस या इंक्रीमेंट आपने कर दिए हैं कि हाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हाउ वेल द हाउ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वर्क वेल। ठीक है, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। ठीक है, उस मतलब कितना उन्होंने जो ऑब्जेक्टिवली नजर आया, कितने यूनिट सेल की, ये सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फिर खुद ही एफिशिएंसी लेकर आती हैं। अच्छा, प्रायोरिटी अब ये जो है एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या चाहते हैं, वो मनी चाहते हैं, उन्हें बेटर हेल्थ केयर चाहिए होती है, बेटर रिटायरमेंट उन्हें चाहिए होती है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उन्हें अच्छी सैलरी मिले। देखिए इसका अगर आप देखें, ठीक है, उन्हें बेटर हेल्थ केयर का जो है वो थोड़ा उससे इम्पोर्टेंस कम है, बेटर रिटायरमेंट भी चाहिए होती है वर्क फैमिली। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक सेल्फ जो होती हैं एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर ये वाली फैसिलिटीज़ अच्छी ना हो, सैलरी अच्छी नहीं है, उसके बाद कोई आगे के प्लान नहीं देगा, तभी तो प्राइवेट फर्म से लोग मूव कर जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। इसलिए सिर्फ इन्हीं वजूहत की बिना पर सैलरी वगैरह की तरफ ध्यान ये जो दूसरे वो होते हैं। ठीक है, well incentives are tied to team performance. They have the added benefit of encouraging cooperations between team members and fostering a degree of peer control। ये हमने already discuss किया। ठीक है, peers control occurs when employees question, ये भी हमने already discuss किया। इन सम अगर हम इसको मतलब इसको अगर हम समराइज कर लें, we can say incentives can be enforcement output control, induce employees to practice self-control, increase peer control, lower the need for the other control mechanism। कि इंसेंटिव कंट्रोल सिस्टम ही आपका वो कंट्रोल सिस्टम है जो कि आपकी बाकी जितने भी कंट्रोल सिस्टम है ना, उस सारे सिस्टम से आपको जो है उसकी कॉस्ट जो आपको बेयर करनी पड़ती है वो उसको कट डाउन कर देता है। जब आपने इंसेंटिव रखे हुए हैं सर्टेन टास्क कंप्लीट करने पर, तो हर बंदा जो है वो फिर बड़ा efficiently work करते हैं। Then है market control, regulating the behavior of individuals and unite within enterprise by setting up an internal market for some valuable resources such as capital। यानी आपने बता दी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जितना वो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना मतलब कैपिटल या फाइनेंस में से हिस्सा मिलेगा उस डिपार्टमेंट को। ठीक है, मार्केट कंट्रोल्स आर यूजुअली फाउंड विद द डाइवर्सिफाइड enterprises organized into the product division where the head office might act as an internal investment bank, allocating capital funds between the competing claims of the different product division based on an assessment of their likely future performance. The main problem with the work control is that fostering internal competition between division for capital and the right to develop new product can make it difficult to establish cooperations between division for future good। अच्छा, ये सारा जो है ना, जो आपको इसकी जो मार्केट कंट्रोल की है बेसिकली, अब इसके मुश्किल वर्ड्स में ना जाएँ या इसके फैंसी उसमें नहीं, तो बेसिकली क्या है कि जिसमें क्या क्या किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये कौन सी सिचुएशन में होगा मार्केट कंट्रोल, इन सच केस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टीनेशनल कंपनी एंड इट हैज मोर देन वन सिंगल बिजनेस। ठीक है, उसके मतलब एक से ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट है, इट इज़ वर्किंग इन मोर देन वन और टू इंडस्ट्री। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में भी है वो जो है वो फिर होम जो आपकी वो होती हैं होम आइटम्स होते हैं उनमें भी है। ठीक है, उसका जो बिजनेस है, फिर फूड इंडस्ट्री में भी है। ठीक है, इन केस में अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हमने बता दिया है कि ये इंडस्ट्री में, अब उसमें अगर अपनी न्यू प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं तो आप बनाएं, प्रोडक्ट लाइन लेकर आना चाहते हैं तो आप बनाएं। जैसे आपने सर्फ एक्सेल है, अगर वो उसके साथ उन्होंने एरियल भी बना दिया है। ठीक है, तो क्या है फिर अब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऑल दो अगर यूनिलीवर के ही है ना दोनों, सर्फ एक्सेल और ये एरियल, ऐसा ही है ना? आवाज नहीं आ रही मेरी? जी मैम, जैसे मैम आ रही है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि जैसे यूनिलीवर की कंपनी के अंडर ही आपका सर्फ एक्सेल भी आता है और एरियल भी आता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करी, इन दोनों का आपस में क्या करा रही है, कंपटीशन। ठीक है, कि सर्फ एक्सेल ज़्यादा शेयर लेके जाता है या फिर एरियल शेयर लेके जाता है। अब जो ज़्यादा शेयर लेके जाएगा, जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कंपनी, उसमें ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करेगी।
ठीक है, जो ज़्यादा जितना सक्सेसफुल होगा वो मार्केट से यानी हेड ऑफिस से उतने ज़्यादा फंड्स ले सकते हैं। ठीक है, हमने कहा ना कि जो हेड ऑफिस विल एक्ट एज अ इंटरनल इन्वेस्टमेंट बैंक, जिस जो बिजनेस ज़्यादा उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो रहा है उसको फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, उसको कैपिटल फंड ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दो एक ही कंपनी के दो जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, कम्पीट कर रही है। समझ आती है ये बात कि आपने इंटरनल कंपटीशन लगा दी। जी अच्छा, मैम। अच्छा, जो आपकी बुक में एग्जांपल है ना कि आपने पैनासोनिक की जो है उसकी प्रोडक्ट्स ली होंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, ये जापानी कंपनी है, ये जापान के जो हैं एक उनके सीईओ थे, उन्होंने बेसिकली ये जो था कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके एक से ज़्यादा बिजनेसेस हैं और एक ही इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं यानी डिफरेंट नाम से, तो उनके दरमियान में कंपटीशन कराता, तो उनका मकसद ये है कि इससे क्या होता है कि कंपटीशन जब हम डिफरेंट डिवीजन्स के दरमियान में करा देते हैं न्यू प्रोडक्ट के हवाले से, तो इससे क्या होती है कि एफिशिएंसी आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी, हमारा एफिशिएंसी यही है ना कि यू विल गेट मैक्सिमम आउटपुट ओनली लीस्ट अमाउंट ऑफ द इनपुट। ठीक है, तो एफिशिएंसी का वो कॉन्सेप्ट इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, फिर जो है जब ऑलरेडी दो स्टैब्लिश ब्रांड आपस में कम्पीट कर रहे हो तो फिर कोई न्यू जो अराइवल होती है ना उनका भी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब उनका एंटर होना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम्स जो है इसके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बता दूं कि जब हम मार्केट कंट्रोल वाला जब ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में वो कर देते हैं इस तरह से प्रोडक्शन डिपार्ट, अगर हम इस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता। ठीक है, आप देखें प्रोडक्शन फैसिलिटीज तो सेम ही होंगी ना, जो मशीन की होगी तो सेम ही होगी, बस उनके इंग्रेडिएंट्स का ही फर्क होगा ना। तो फिर हर एक को जब ये होगा कि हमें उस पर ज़्यादा हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो फिर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, इसका ये एक डिसएडवांटेज है। ओके, देन है आपका मैचिंग कंट्रोल टू द स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर कंट्रोल इन द सिंगल बिजनेस, फंक्शनल स्ट्रक्चर विद द लो इंटीग्रेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर विद हाई इंटीग्रेशन। अच्छा, कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें आपको लो इंटीग्रेशन चाहिए होती है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसको जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे दूंगी, ये थोड़ा सा बड़ा लेंथी सा था, आप इसको जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने स्लाइड में इसको इसलिए इतना नहीं डाला कि आप फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि इतना ज़्यादा कैसे हम करेंगे और ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या है कि आप क्या करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर आप जहाँ पे लो इंटीग्रेशन तब होगी जब योर ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग ओनली सिंगल बिजनेस। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, बेसिकली आप क्या करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक होता है, इसमें कंट्रोल। ठीक है, बजट और सारे ये जो रिसोर्सेज होते हैं हम डिसाइड करती है। ठीक है, कि कितना बजट किस डिपार्टमेंट को देना है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कितना साइन करना है। ठीक है, और फिर इसी तरह से सारा जो हमने ईच डिपार्टमेंट जो होगा उनको हम टास्क असाइन कर देते हैं, और उन असाइन जब वो टास्क असाइन करते हैं उनकी कंप्लीशन पर जैसे टू सम एक्सटेंट की जो है वो सिमिलर है उससे मार्केट कंट्रोल सिस्टम से। ठीक है, हर उसका डिफरेंट टास्क है, उसके अकॉर्डिंग वो जब टास्क कंप्लीशन होती है तब उसको जो है वो रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, हर एक की हमने टीम बना दी होती है, जैसे मार्केटिंग टीम अलग है, मैनुफैक्चरिंग टीम अलग है। ठीक है, इस तरह से हम टीम्स बना देते हैं। और जो इंसेंटिव पे जो है वो फिर क्या होता है कि हम सारे वो देखेंगे जो हमें पीछे वो सारे बने हैं ना, इसको हम वो करते जाते हैं कि कौन कौन सा ये होगा। तो इसमें जो इंसेंटिव्स होते हैं वो कलेक्टिव टीम एफर्ट्स पर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर विद हाई इंटीग्रेशन होता है, इसमें हम जस्ट जो बजट कंट्रोल है उसमें हम ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, बाकी सारी जो अप्रोच है हम आउटपुट कंट्रोल करते हैं कि कितनी आउटपुट प्रोड्यूस की है उसकी बेस पर हम असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बेस पर हम उन्हें रिवॉर्ड वगैरह या जो कॉन्ट्रीब्यूशन उनका होता है वो साइन करते हैं। ओके, जहाँ पे कंट्रोल डाइवर्सिफाइड फर्म है उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, बेसिकली उसमें क्या होता है कि कुछ मतलब ये नहीं होता कि बेसिकली पूरा ही हम आउटपुट कंट्रोल अप्रोच को फॉलो करेंगे, हम पूरी ही हम जो है ना ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को यानी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में हम मिक्स ऑफ ऑल जो है वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का हम फाइनेंशियल बजट भी होगा। ठीक है, इसी तरह से जो अगर आपकी मतलब डाइवर्सिफाइड फर्म है, एक से ज़्यादा डिवीजन हैं, तो हम क्या करते हैं कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया रख लेते हैं जो कि हम मेजर करना होता है कैश फ्लो के हवाले से। ठीक है, फिर हम इंसेंटिव तब देते हैं कि हर डिवीजन के मैनेजर्स को कि उसने कितना अच्छे से काम, यानी टीम वाला हम वो जो है वो उसको फोकस करती है।
अब डिवर्सिफाई विद हाई इंटीग्रेशन, ये हमारा इसमें क्या होगा, सारा टीम मेंबर्स वाला वो होगा। इसको आप जस्ट अच्छे से गो थ्रू भी करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको ठीक से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। Okay, then a balanced scorecard, a control approach that suggests manager use several different financial and operational matrices to track performance and control system, कि हर अप्रोच के अकॉर्डिंग हम उसकी एक मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है, और उस पर भी हम परफॉर्मेंस हर डिपार्टमेंट के मेजर करेंगे। इन एडिशन टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स विच इज रेफर्ड एज ए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, मैनेजर शुड यूज द फॉलोइंग मैट्रिसेस रिलेटेड टू हाउ कस्टमर सी द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर कैसे, मतलब वो समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ी रिस्पॉन्सिव है कस्टमर की कंप्लेंट्स के हवाले से, उनकी मतलब नीड और वांट्स के हवाले से, बट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सेल ऑपरेशन लेवल परस्पेक्टिव में कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर कितनी एक्सीलेंट है, यानी ऑपरेशन लेवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, और फिर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना, मतलब इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है। द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न एंड इम्प्रूव इट्स ऑफरिंग एंड प्रोसेस ओवर टाइम, द इनोवेशन परस्पेक्टिव। अच्छा, मैट्रिसेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कस्टमर परस्पेक्टिव में ऑब्जेक्टिव, जैसे कस्टमर डिपार्टमेंट का जो हमने अपने डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव बनाया है कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है, उसके उसको मेजर करने के लिए आप मैट्रिक्स या ट्रैक कैसे बनाएंगे कि डिलीवरी टाइम, आप ये देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस तो आपने बता दिया कि भी एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, आपने उसको मेजर करने के लिए देखा कि अगर आपका रेस्टोरेंट है तो कितने मिनट्स में जो है वेटर्स ने खाना जो है वो अवेलेबल किया है टेबल पे, समझ आ रही है बात, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट यही होता है ना कि फ्लो मतलब सर्वाइव करना है हमने, तो आप ये देखोगे उसको मेजर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने की कैश फ्लो कितना आ रहा है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशन में कि ऑपरेशन एक्सीलेंस, हमने कहा कि ऑपरेशन एक्सीलेंट होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की। अब आप उसको मेजर कैसे करोगे, आप उसको मेजर करने के लिए एक मैट्रिक्स बनाओगे, यानी एक वो क्राइटेरिया क्या बनाओगे कि यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है, ये तभी कहेंगे ना एफिशिएंट डिपार्टमेंट की, उसको यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कितनी कम हो रही है, ये पड़ रही है, ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ठीक है। देन आपके हैं बैक चैनल्स एंड इनफॉर्मल चैनल थ्रू विच मैनेजर्स कैन कलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैनेजर often buy product from their own organizations, interacting with it as customer to see how well it is fitting his social contingency. Some senior managers work alongside lower level employees, partially uh, to build a network of contact and partly to understand um, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग दैट लेवल। अच्छा, बेसिकली क्या है बैक चैनल, यानी वो तो सारे जो हमने अप्रोचेस पढ़ी थी ना वो तो फॉर्मल थी। अब इनफॉर्मली आप क्या करते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो इंटरेक्शन करती है, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके देखती है, उनके साथ काम करती है, ठीक है। जैसे ये अभी हमने कहा सीनियर मैनेजर जो होते हैं लोअर लेवल, जब वहाँ पे जाके देखते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रॉब्लम सुनते हैं, उन्हें पता चलता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम हमारे एम्प्लॉयज़ जो फेस कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाते हुए, या उनके अपने प्रॉब्लम्स कौन से जिनको अगर इम्प्रूव किया जाए तो एम्प्लॉय और मतलब दिल लगा कर जो है वो और ऑनेस्टी के साथ में हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है। जैसे स्टारबक्स का है कि जो एग्जाम्पल है आपकी उसमें 5 to 10 जो है 5 से लेकर वो 5 to 10 स्टोर्स में वो क्या करते हैं, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो जाती है, वो टाइम स्पेंड करती है, ठीक है, एज अ कस्टमर भी जाती है सम टाइम, कि देखा जाए कि कितना अफेक्टिवली वो अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, कॉफ़ी शॉप पे। और इसी तरह से वो एज अ कस्टमर बन के इनकी चीज़ें भी परचेज करती हैं कि कितना रिस्पॉन्सिव वो हैं कस्टमर जब उनसे कोई इंक्वायरी करते हैं, कोई क्वेरी लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दी बैक चैनल, जो कि आपका इनफॉर्मल है, आप इनफॉर्मली सारी ये चीज़ें जाके वो करते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट टूडे लेक्चर, होप सो इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चन, जहाँ तक किसी को नो कोई मैम। कंफ्यूजन